अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे मामलात इस वक्त सियासी फ्रंट पर बात करें, मईशत के फ्रंट पर बात करें, इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन माशी मामलात के हवाले से बार बार एक ही बात जो माशी एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे थे कि अगर IMF के साथ मामलात जो हैं वो वापस ट्रैक पर आ जाते हैं तो जो मईशत की सूरत हाल है उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। एक ओवरऑल जो एतमाद है दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी मईशत के ऊपर दुनिया का, वो बहाल हो जाएगा। जो कुछ दोस्त ममालिक से हम तवक्को कर रहे हैं कि वो सपोर्ट करेंगे, जो कि कुछ हुई भी है, आई भी है, वो मजीद थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है मईशत के अंदर दोबारा से, अगर अगर इस सिचुएशन में जिसमें हम हैं उसमें IMF के साथ मामलात हमारे दोबारा से ठीक हो जाए। तो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बात करते हुए ये कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि IMF के साथ जो है वो मामलात तय पा जाएंगे और जो रिव्यू है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वफ्त की भी एक्सपेक्टेड है, वफ्त IMF का जो पाकिस्तान आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 9 फरवरी तक वो यहाँ पर होंगे, तब तक कोई ना कोई मामला जो है वो तय पा जाएगा IMF के साथ। मईशत की अगर हम बात करें, माशी मामला जो है किसी भी मुल्क के सियासी इस्तेहकाम से जुड़े होते हैं, ये बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक सियासी मामला अगर कहीं सेटल होता हुआ दिखाई देता है तो कोई और मामला सर उठा लेता है। पंजाब के अंदर हमने देखा कि एक पूरा चेन ऑफ इवेंट्स था जहां पर तहलील के मामले से पहले जो है अदम एतमाद और एतमाद के वोट का सिलसिला, फिर उसके बाद असेंबली की तहलील का मामला, फिर निगरान वज़ीर आला की जो तकर्रुरी का मामला, ये सारा कुछ हमने देखा कि हर स्टेज पर पहले तो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ, उसके बाद वो मामला तय पाए। आज हमने ये देखा है कि जो निगरान काबीना है खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी उन्होंने हल्फ उठा लिया है, काफ़ी कलमदान जो है वो भी सौंप दिए गए, हवाले कर दिए गए, लेकिन इन सब के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी तकर्रुरी को, निगरान वज़ीर आला जो है उनकी तकर्रुरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज कर दिया गया और ये कहा गया है कि उनको फौरी तौर पर काम करने से रोक दिया जाए। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि अगेन ये जो फिर जो एक रनिंग होती है मामलात की, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, ज़िमनी इंतखाबात कब होंगे, उसकी डेट का जो एक मामला है, फिर उसका मंजरनामा क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो लंदन से रवाना हो चुकी हैं, इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और कल 3 बजे लाहौर में दोपहर 3 बजे उनकी जो यहाँ पर अराइवल है वो एक्सपेक्टेड है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा पंजाब में जो होने वाले इलेक्शंस हैं, क्योंकि वो ये बार बार कहा जा रहा है कि वो पार्टी को री इन्विगरेट करेंगी आकर, तो किस तरीके से ये होगा सारा मामला, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सीनियर जर्नलिस्ट है, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन है सना मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सना आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद अली खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शहला आपका आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अता तारड़ साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं अता तारड़ साहब आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, थोड़ा सा पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपसे बात करनी है बिलखुसूस पंजाब के हवाले से, लेकिन पहले थोड़ा मैं ये माशी जो एक मामला है उस पर आपसे ज़रूर कमेंट लेना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज बहुत मस्बत बात की है कि IMF के साथ मुआहिदा हमें एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए और बहुत से नाकिदीन जो हैं इस वक्त आपकी हुकूमत के उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म की तरफ से ये बयान आना अच्छा और खुशाइंद है और अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मईशत जो है वो बैक ऑन ट्रैक हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस पर पहले आप अपनी राय दे दीजिएगा। देखिए, बहुत शुक्रिया जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहली बात ये है कि जो IMF का मुआहिदा आके हमने फाइनल किया और वो शुरू हुआ और उससे स्टेबिलिटी आई, वो हमारा शुरू करना नहीं था, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, असद उमर में शुरू हुआ और वो उनके 3 वज़ीर ख़ज़ाना हो सकते। और आपको याद है कि IMF वो शराइत पूरी ना कर सके और ये भी कहा कि हम खुदकुशी कर लेंगे, IMF के नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल स्लोगन, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही। मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर पाकिस्तान फैटिस की ग्रे लिस्ट से निकला तो हमारे दौर में निकला, अगर IMF को मायदा फाइनल हुआ तो वो हमारे दौर में हुआ। तो ये देखिए, एक तजर्बेकार टीम है, डार साहब का वसी तजर्बा है इस फील्ड का, वजीर आजम संजीदगी से मामलात को लेते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ये रिव्यू कामयाब ना हो। और एक जो मनफी प्रोपेगेंडा है डिफॉल्ट के हवाले से, जो एक पेड कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है और एक बिजनेस कम्युनिटी का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक करने की कोशिश की जा रही है, ये कह के कि ये मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। और देखिए, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपस में लिंक्ड हैं और हमारे मुखालफिन की कोशिश ये है कि पॉलिटिकली इतना डिस्टेबलाइज कर दें कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए, और वो इसका बार बार इजहार भी करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजली और गैस के बिल जलाए, सिविल नाफरमानियों की इस मुल्क में कॉल की। तो बात यह है कि अगर कोई चीज अब फाइनल हो गई है और रिव्यू आ गया है
तो आप सपोर्ट करें गवर्नमेंट को। और देखिए ये भी बात आपके मद्देनजर रखें कि जो शौकत तरीफ साहब की ऑडियो लीक थी, जिसपे एफआईए की एक इंक्वायरी चल रही है, जी उसमें उन्होंने 2 सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि आप आईएमएफ को खत लिख दें। आईएमएफ की जीत जी अता साहब, कुछ आपकी ऑडियो में भी इशू आ रहा है। मैंने वैसे भी आप टेकन योर पॉइंट, आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सर मैं बिफोर डिस्कशन फॉरवर्ड, न्याजी साहब थोड़ा सा इस पर आपसे आपकी राय ले लूँ। ये बात बार बार कही जाती है कि जो माशी मामलात हैं वो सियासी इस्तेहकाम से लिंक्ड होते हैं। एक तरफ IMF प्रोग्राम जो रिव्यू है उसके रिवाइवल की बात चल रही है, एक बहुत टफ सिचुएशन है जिसके अंदर पाकिस्तान है। दूसरी तरफ आप लोगों का अपना ये क्लेम है कि आप लोगों की जमात जो है पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है। आपकी जमात के सरबराह टेलीविजन पर आके हर रोज ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो श्रीलंका वाले इंडिकेटर्स हैं। उन्होंने ये बात आज भी अपनी गुफ्तगू में कही है कि श्रीलंका वाले सारे मुहर्रिकात जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत में नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की नेगेटिव सिग्नलिंग अगर यहाँ पाकिस्तान के अपने अंदर से होगी तो हम कैसे तवक्को करेंगे कि आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनका कोई किसी किस्म का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल हो सकता है? ये कहते थे कि हमारे पास बहुत जी एक कॉम्पिटेंट टीम है और वो मईशत को जो है वो ठीक कर देगी। और फिर लास्टली इसाक डार साहब ने यहाँ पे तशरीफ लाए और कहा कि जी मैंने तो आते ही जी बिल्कुल जी डॉलर जो है वो जमीन पे गिरा दिया। आज आपका रुपया क्रैश कर चुका है। आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो है 260-70 पे चला गया है। पाउंड जो है वो 300 को क्रॉस करके 320-26 पे चला गया है। इसी तरह यूरो है वो क्रैश कर गया है अपना पाकिस्तानी रुपये यूरो के मुकाबले में। तो ये कहते थे कि हम तो बड़े मतलब मईशत को जानने वाले और हमारे बड़े ताल्लुकात है, हम ठीक कर लेंगे। हम ये नहीं कहते, तो हम मनफी प्रोपेगेंडा नहीं करते। हम तो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ हकायक इनके सामने रखते हैं और फिर लोग भी इन पे एतबार नहीं कर रहे, क्योंकि जो लोग खुद मनी लॉन्ड्रिंग में आपका जो वजीर खजाना है वो इन्वॉल्व हो और वो जब लोगों से ये अपील करे कि जी पैसे पाकिस्तान में लाओ, तो लोग पूछने पे ये मजबूर होते हैं। ये वही वजीर खाना है जिसने डेविड दिया था कि जी मैं तो मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ। तो कैसे लोग फिर लेकिन न्याय साहब देखिए, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी आपको, लेकिन आपको नहीं लगता कि मैंने मईशत पर अगर सवाल मैं पूछ रही हूँ तो मईशत के ऊपर कम से कम हम सियासत ना करें? मैं पूरा मौका दूंगी आपको पूरे प्रोग्राम में सियासत करने का। माशी मामलात के ऊपर असद उमर साहब ने यहाँ तक भी कहा कि आपने समझे कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। देखो मईशत के हवाले से ही बात कर रहा हूँ ना। नहीं, लेकिन देखिए सर, अगर हमने इस इल्जाम तराशी में पढ़ना है कि उन्होंने क्या कहा था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी कैंपेन में कहा था कि IMF के पास जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लें। फिर आप लोग गए ना सर IMF के पास। बात सुन लेना, यहाँ देखें आपने सवाल किया मुझसे जवाब लें। नहीं चले आप। मैं कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जा रहा, खुद ये हकायक बोल रहे हैं। आज दुनिया की जितनी भी मईशत के हवाले से बड़े बड़े इदारे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को माइनस में कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कह रही है। चाहे इकोनॉमिस्ट हो, फिंच हो, मूडीज हो, P&U हो, कौन सा इदारा है जिसने आपको प्लस से माइनस में नहीं किया? इसका मतलब है कि इनकी टीम कॉम्पिटेंट नहीं है। सेकेंडली इनके इक्तिसादी सर्वे ने जो हमारा था उस वक्त, क्योंकि अप्रैल में हम गए, तो जून में जो इन्होंने सर्वे शाया किया उसमें ये बताया कि पाकिस्तान ने 6% ग्रोथ की है। हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ दी टैक्स में, तकरीबन 6000 बिलियन रुपीस जो है वो हमने इकट्ठा किए। आज इनकी GDP रेशो 2 से भी क्रॉस नहीं कर रही और टैक्स नेट भी नहीं इकट्ठा हुआ। आज आपकी मईशत ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी है। हम ये खुशी से नहीं कहते, हमें दुख होता है क्योंकि ये मुल्क हमारा है। चले नुकलिया साहब, आपका नुक्ता आ गया। वैसे लेकिन मैंने सवाल किसी और पैराए में किया था। जो नेगेटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप बता रहे हैं उनसे तो कोई इख्तिलाफ मैंने भी नहीं किया, कोई इख्तिलाफ नहीं करा। मैंने किसी और पर्सपेक्टिव में ये सवाल किया था। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। मैं शैला रजा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ इस पर। शैला, आपने सुनी अमजद नियाजी साहब की गुफ्तगू। वो ये कहते हैं जी कि ये तो बड़ी कॉम्पिटेंट टीम आई थी, सिंस यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिटी गवर्नमेंट। वो कहते हैं आप लोगों से तो कुछ नहीं संभाला गया। और खान साहब ने कहा कि श्रीलंका वाले सारी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं हमारी मईशत के अंदर। तो वो कहते हैं कि हम कोई झूठ तो नहीं बोल रहे। यही सूरत हाल है। अच्छा, अब न्याजी साहब ने ये कहा कि क्या हम ये बताते कि इनके पास कॉम्पिटेंट टीम है। देखिए, ये तो आपने कहा था जब आप लोग आए थे कि हमारे पास 200 माहिर माशियात हैं और हम इतना टैक्स कर देंगे और हम कभी किसी से कर्जा नहीं लेंगे IMF के सामने, तो हम अगर गए तो मैं खुदकुशी कर लूँगा।
लेकिन फिर आपने ऐसा माहिदा किया कि आपके वो माहिर माशियात जो हमारे माहिर माशियात थे, जिन्होंने खुद ये कबूल किया कि कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, उन्होंने ये कहा कि IMF के साथ इन्होंने इंतहाई सख्त शराइत पे माहिदा किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने बहुत नरम शराइत पे माहिदा किया था। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि सब जानते हैं कि वही माहिर माशियात जो इन्होंने आखिर में लिए, उनकी और इनके पंजाब के वज़ीर ख़जाना की और सबकी IMF से जब माहिदा हम रिव्यू में थे तो कौन कौन सी बातें लीक हुई थी जिसको अभी अततारक बता नहीं सके कि हम यूँ करेंगे, सूबाई की सतह पे नहीं मानेंगे और ये नहीं करेंगे। तो इनके सब मामला जानते हैं, पूरी दुनिया में इनको नापसंदीदा हुक्मरान के तौर पे इनके कायद को देखा गया। उन्हीं की वजह से आज हमने जो ये सियासी फैसला लिया था अपने वतन की क्रेडिबिलिटी बचाने का, वो हमने लिया, क्योंकि ये मायदे करके उसी तरह मुकर जाते हैं जैसे अवाम से वादे करके मुकरे। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हालात संगीन नहीं हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। जापान में इस वक्त महंगाई जो है वो बुलंद तरीन सतह पर है। ब्रिटिश में जो है मुजाहरे हो रहे हैं यूरोप में कि इतनी महंगाई है। तो यकीनन कि हमारे यहाँ भी महंगाई है और पेट्रोल की पूरी दुनिया में जो कीमत है, लेकिन ये सब कुछ इसमें सारा खमियाजा इनका है, ये इनकी पकाई हुई हंडिया है। हमने तो कोई नया माहिदा किया ही नहीं है। और अगर आपको असद उमर का बयान याद हो, क्योंकि ऐसी बातें याद नहीं रहती, उन्होंने कहा था डॉलर 280 से 300 रुपए तक जा सकता है। हमने आके रोका और फिर अब जाहिर है कि एक दुनिया की वो है, अगर ऐसा मामला है कि IMF हमसे नाराज़ हुआ या कहीं हमारी कोताही है तो उसमें हम भी फिर ये बात करेंगे और हम भी इसहाक डार साहब को पकड़ेंगे। लेकिन अगर IMF ने ऐसी कोई बात नहीं की तो फिर हम यही बात करेंगे कि हम उस माहिदे को ही जो इन्होंने किया था, ये बात करके आए हैं IMF से कि हम पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो शरायत और ये सारे मामला जो हैं वो पहले से शायद तयशुदा थे। सना, मैं आखिर में आपके पास इसलिए आ रही हूँ, आई वांटेड कि एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आप इन सबको सुन के फिर वो देखें, माशी सूरत हाल बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमिना हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। IMF की वजह से बहुत सी सख्त बातें हमें मजीद माननी पड़ेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुझे जो एक चीज़ है पाकिस्तानी बार बार कर रही है, ये पिंच कर रही है, वो ये है कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं, हम श्रीलंका बन गए हैं, हमारी तो कोई ये मईशत करप्ट है, यहाँ के इन्वेस्ट ना करें। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट फर्दर ऐड कर रहा है माशी मसाइल के अंदर हमारी? देखिए मेरे ख्याल है इसमें एक बनाना रिपब्लिक को भी हम ऐड कर लेते हैं। हाँ, मैं भूल गई बनाना। अच्छा, मेरा इसमें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे मौजूद आपके गेस्ट हैं उनसे भी, और जो मुस्लिम लीग नून के भी गेस्ट हैं, उन दोनों से मेरे कुछ सवाल हैं इसमें। देखिए, खान साहब की बात करते हैं, खान साहब बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर काम करते रहे थे, 2013 से उनकी तैयारी चल रही थी। तो मेरा उनसे सवाल यह है कि आया असद उमर साहब ने हुकूमत में आने से पहले क्या पेपर वर्क किया था, क्या ग्राउंड वर्क किया था, क्या वो आदाद शुमार जानते थे जो उनको फिलोसफर कहा जाता था, अरस्तू कहा जाता था उनको इकोनॉमी का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने आने के बाद क्या कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे। फिर वो पूरा टाइम पीरियड बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने जाया किया जिस तरीके से अब इसहाक डार साहब ने जाया किया। फिर उसके बाद अब हफीज शेख साहब को लेके आए, फिर उसके बाद अब शौकत तरीन साहब को लेके आए। स्टैंड हम कहां पर कर रहे हैं? हम स्टैंड वहीं पर सिफर पर कर रहे थे, ठीक है। फिर वो गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आ गई, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कुछ किया आपने उनको जोकर का लेबल दे दिया। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि इसहाक डार साहब ने सितंबर से जो किस ड्यू थी IMF की, आपने नवंबर में वो निगोशिएशन शुरू की, 90 राउंड के ऊपर आज तक हम फंसे हुए हैं। आज भी आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेक के IMF से ये बात कर रही है कि हम वो तमाम चीजें करने को तैयार हैं। डॉलर के ऊपर से कैप हटा चुके हैं, 262 के ऊपर डॉलर जा चुका है, सोना आपके रिकॉर्ड 2 लाख को क्रॉस कर चुका है। आप मुझे ये बताएं कि आप उन तमाम चीजों के ऊपर क्या कर रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने अभी बिजली के रेट्स बढ़ाने, आपने सब्सिडीज खत्म करनी है, 75% आपने सिर्फ गैस के रेट्स बढ़ाने हैं। मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोलियम लेवी है उसको आप कह रहे हैं कि जी 35 से 50 रुपए के ऊपर हम लेके जाएंगे। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो 2 माह के बाद जो रमजान आएगा उसमें सफर क्या करेंगे? तो जो पॉलिसीज पाकिस्तान की कह रही है ना सना, ये सारी तो वो बातें हैं जो गवर्नमेंट ना भी चाहे तो इसलिए करना पड़ेंगी क्योंकि अभी हमें रिवाइवल चाहिए। उसकी वजह ये कि ये वो शराइत हैं जो कि IMF ने आपके सामने रखी हैं। तो अगर आप उन शराइत को पहले कर देते तो शायद हमें इतना ज्यादा ड्रॉबैक नहीं होता। जो डॉलर 262 पे है वो नहीं जाता। अगर हम 2 महीने पहले कुछ शराइत को मान लेते, कुछ लेवरेज मिल जाता। आप उस एक्सटेंड तक लेकर चले गए IMF को कि उन्होंने अपनी शराइत को सख्त कर दिया। हम 7वें और 8वें राउंड की कुछ डिमांड्स अगर पूरी कर देते तो नून लीग की गवर्नमेंट को कुछ रिलीफ मिल सकता था। लेकिन इशू ये था कि हमने उसको इतना प्रोलॉन्ग किया, हमने
आने के बाद वो पाकिस्तान इंटेंट इतना इंटेंट शायद ये प्रेशराइज थी ना, इंटेंट शायद ये थी, जो हमने जब सवाल पूछा, मैंने इंटरव्यू भी किया डॉक्टर साहब का, इंटेंट ये थी कि अवाम को अगर हम कोई रिलीफ दे सके, हम कोशिश करें नेगोशिएट करने की IMF के लेकिन साथ, मेरा कि क्वेश्चन शायद ये वो कि मान क्या जाए। रिलीफ दे सके? I आप know, रिलीफ I नहीं know, दे सके। आप उस टाइम गवर्नमेंट लैग की वजह से मामलात कॉम्प्लिकेट हुए, इसमें कोई शक हाँ, नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट शुरू में ही आवाम को इस कॉन्फिडेंस में ले सकती है कि अगर आप एक पत्थर बांध रहे हैं तो हम 2 पत्थर बांध लेते हैं पेट पे, तो कम से कम शायद हालात इतने बुरे ना होते। दूसरा आपके सवाल का हिस्सा ये था कि क्या इंपैक्ट खराब पड़ेगा। मैं कहती हूँ 110% इंपैक्ट खराब पड़ेगा। IMF से निगोशिएशन अपनी जगह, लेकिन खान साहब जो स्टेटमेंट्स देते आ रहे हैं बारहा इंटरनेशनली, वो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब आज हमें उस तरीके से ग्रांट देने को तैयार नहीं है। चीन हमारे साथ उस तरीके से बातचीत, अभी 2 रोज पहले हमने $50 करोड़ की जो उनकी लोन था उनके प्राइवेट बैंक का, वो पे ऑफ किया। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारे ऊपर इस वक्त ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये कि आपके जो स्कैंडल्स अभी सामने आ रहे हैं, अभी 2 रोज पहले का स्कैंडल है कि NHA की तरफ से 7 अरब रुपए दिए गए सिंध के अंदर मटियारी और नुशैर फिरोज के जो DCO से उनको, वो रकम लेकर फरार हो गए अजरबैजान और यूरोपियन कंट्रीज। आप मुझे ये बताएं कि ऐसे मुल्क में जहां पर सरकारी मुलाजमीन इस किस्म की करप्शन करें, वहां पर क्या स्टैंडिंग रह जाएगी गवर्नमेंट की? तो ये तो मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अता साहब, आप मौजूद हैं सर हमारे साथ लाइन पे? बिल्कुल मैं मौजूद। सर, आपने सना की गुफ्तगू अभी सुनी। ये देखिए, मुश्किल हालात में आप लोग आए, आप लोग चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जो पॉइंट अभी सना ने रेज किया, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुश्किल माशी फैसले करने में बहुत वक्त लगा दिया, जिसकी वजह से आज शायद ज्यादा टफ सिचुएशन का अब हमें सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बात ये है कि जब हम शुरू में आए तो कुछ टफ फैसले किए, और उसका इफेक्ट आपने देखा कि जो महंगाई है उसमें इजाफा हुआ। मगर उसके बाद पिछले 3 माह से हमने कुछ IMF के साथ भी निगोशिएट किया और वजीर राइटली तो उन्होंने कहा कि हमने पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ाई है, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ इतना बढ़ाया, मजीद नहीं बढ़ाएंगे। पिछले 3 माह से जब समरी आती है, बल्कि रिडक्शन की गई, आपको याद होगा 15 रुपए पेट्रोल पे कमी की गई थी आज से कोई 3 माह पहले। उसके बाद से दोबारा इजाफा नहीं किया गया। देखिए, बात यह है कि मुश्किल फैसले जितने करने थे कर लिए, अब आगे लोगों को रिलीफ देना है। हम ये नहीं कर सकते कि तमाम शराइत जितनी भी अनरीजनेबल हों वो मानते जाएं और उसका नतीजा ये निकले कि जो लोग हैं बेचारे, जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो बिल्कुल पिसके रह जाए। ये थोड़ा बैलेंस लेके चलना होगा, और ये IMF को भी ये बात बावर कराना होगी कि मुश्किलात में है। और देखिए, बहुत बड़ा आपका जो GDP का लॉस हुआ है वो फ्लड की वजह से हुआ है, वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में रन करता है। और उसके बाद जब ये सारी हमने कॉन्फ्रेंस की है, जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिनीवा में, उधर इतनी प्लेजेस आई हैं और बड़ी हाईएस्ट लेवल पे आई हैं, सरबराहाने मुमलिकत के लेवल पे आई हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने $9.7 बिलियन का जो है वो एक स्टडी ऑर्डर की है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। UAE के जो प्रेसिडेंट हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद 2 दफा देखिए वो पहले आए, जब वजीर आजम वहां गए, और उसके बाद जब भी पाकिस्तान आए हैं तो ऑब्वियसली वो भी इस्लामाबाद का दौरा भी करेंगे, और वो $2 बिलियन उनकी तरफ से कहा गया है जो रोल ओवर इन्वेस्टमेंट है मजीद, तो वो उस पर भी बात होगी और वो उसको फाइनलाइज किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इन हालात में जब दोस्त ममालिक की तरफ से आउट ऑफ द वे ये हेल्प की जा रही है, इसका इम्पैक्ट और इसका इफेक्ट ग्रास रूट लेवल पे एक आम पाकिस्तानी शहरी तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। नहीं, लेकिन वो आप सिर्फ टारगेटेड सब्सिडीज के केस में कर सकेंगे वंस द IMF प्रोग्राम इज रिवाइव्ड। आप ये पेट्रोलियम और एनर्जीज की मद में शायद ना कर सके, क्योंकि IMF की रिक्वायरमेंट्स का हिस्सा होगा, आपको उसको पूरा करना होगा। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो रिव्यू में जब सारी बात होगी तो उसमें ये चीजें भी हाईलाइट की जाएंगी कि फ्लड की वजह से जो मुश्किलात आई हैं, और ऑब्वियसली टारगेटेड सब्सिडी दी जा सकती है, अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देने का एक इशू है। ठीक है, मगर हम ये सब्सिडी की तो बात नहीं कर रहे, पेट्रोल प्राइसेस का भी हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम मजीद नहीं बढ़ाएंगे। इसका मजीद अवाम पे बोझ ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं रिलीफ की बात करती कि रिलीफ शायद आप सिर्फ उसी तरह से दे सकते हैं। थोड़ा सा मैं जो सियासी मामला है उनकी तरफ आपसे कमेंट लेके फिर न्यारी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि ये जो पंजाब में मामला हमने देखा, एक पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है। जैसे मैंने इब्तदाई में भी कहा कि पंजाब में सारा मामला हर लेवल पर कंट्रोवर्सी का शिकार होने के बाद ही आगे गया। अब ये जो निगरान चीफ मिनिस्टर की तकर्री हो गई है, काबीना भी ओथ हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते हैं जी कि आप रोकें, फौरी तौर पे रोका जाए निगरान वजीर आला को। तो ये फिर क्या मजीद क्राइसिस जो है वो अब बढ़ेगा पंजाब के अंदर? अता तारिक साहब जी, देखिए बात ये है जी कि इनकी हुकूमत चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन्होंने ले लिया था। अपनी हुकूमत खत्म करने के बाद कुछ आईनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ आइन में चीजें लिखी हैं जिनको पूरा करना है।
अगर ये मोहसिन नकवी साहब पर मुत्तसिक नहीं थे तो एक कंसल्टेशन का प्रोसेस था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बात करते, पार्लियामानी कमेटी में संजीदा गुफ्तगू करते। और देखिए 2018 में जब इनके नॉमिनी हसन अस्करी साहब को लगाया गया था, हमने तो इस तरह जो है वो जिसे कहते हैं कि एहतजाज नहीं किया था, हमने अपना सियासी काम किया, हम इलेक्शन में चले गए। अब आईनी तौर पे जब एक वजीर आला को लगाया है इलेक्शन कमीशन ने और ये उनका इख्तियार था, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है। गवर्नमेंट आपने खुद खत्म की है, कंसल्टेटिव प्रोसेस का आप हिस्सा खुद नहीं बने, वजीर आला लगाने वाला जो प्रोसेस था, अब आप यूर क्राइंग आउट फाउल, तो अब आपको किस तरह रिलीफ दिया जाए और क्यों दिया जाए, एक आईनी तरीकेकार है। और मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, स्क्रूटनी का प्रोसेस गुजर चुका, आपने जो कागज लगा के देने थे रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कि जी ये शख्स अगर नाअहल है तो आपने वो कमेटी की स्टेज पे इलेक्शन कमीशन को भेजना था। अब कोई एपेलेट फोरम है नहीं इस तरह का कि जहां आप जाके आप ये स्क्रूटनी करवाएं कि जी ये कैंडिडेट सीएम नहीं रख सकता। चलें, ये तो अब वी विल हैव टू सी कि सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे एंटरटेन करती है। नथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेकन यू पॉइंट। अमजद नियाजी साहब, सर मैं पंजाब पर भी आपसे कमेंट लूंगी, राय लूंगी, लेकिन थोड़ी खान साहब की गुफ्तगू, उन्होंने सर जब हम बात करते हैं ना, देखिए इलेक्शन अर्ली करवाने का मुतालबा बिल्कुल ठीक है, गैर आईनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, सियासी जमात हैं, आपका हक है। खान साहब का ये कहना कि जिन लोगों ने रिजीम चेंज ऑपरेशन कराया मेरे खिलाफ, वो अभी भी मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे, वो मुल्क को मजीद दलदल में धंसा रहे हैं, उनको चाहिए अर्ली इलेक्शन करा दें। फिर उनका ये कहना कि कौम सारी की सारी अदलिया की तरफ देख रही है कि कब वो इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेकर। सर ये इदारों का काम कब से हो गया, इलेक्शन कराना अदलिया का या किसी और इदारे का? ये कब से ये मामलात इस तरह से चलने लगे? हम खुद इदारों को घसीटते हैं मामलात के अंदर, और फिर हम इल्जाम तराशी भी उन्हीं इदारों पर करते हैं, बाद में उनको मुख्तलिफ अलकाबात से भी नवाजते हैं। आपने सवाल भी किया, जवाब भी दिया, जवाब मेरे तरफ के, सवाल आपका हक है। नहीं सर, मैंने जवाब नहीं दिया। इदारे पाकिस्तान के हैं ना, तो हिंदुस्तान के तो है नहीं। जब पाकिस्तान के इदारे हैं और हम समझते हैं जहां से हमने इंसाफ लेना है, जहां उन्होंने ये ऑब्जर्व करना है कि पाकिस्तान डिक्लाइन में जा रहा है या रियासत पाकिस्तान को लॉस हो रहा है, तो हमारा ये अदलिया से बिल्कुल ये बनता है, इदारों से ये बनता है कि आप खुदा के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी तो बैठ चुकी है, पाकिस्तान की ये गैर यकीनी की सूरत हाल को एक चीज ही खत्म कर सकती है, वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। क्योंकि आज तारड़ साहब ने कहा कि जी हम वहां पे नाम ये देते, देखे आपने केपीके में एक अच्छा नाम दिया, हमने उसे एक्सेप्ट कर दिया, हालांकि वो अपोजिशन ने दिया था। काश कि आप यहाँ पे भी कोई बेहतर आदमी देते, हम उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी, लेकिन वो आदमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करना चाह रहा है, टारगेट कर रहा है, तो ऐसे माहौल में अभी तो मतलब 2 दिन हुए और 2 दिनों में उसने चुन के वो लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं, लगा रहे हैं जो पाकिस्तान तरीके का इंसाफ के अगेंस्ट है। इसका मतलब है कि तो आप तो प्री प्लान जो है वो रिगिंग का एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल रहे हैं। तो अगर ये इलेक्शन होते हैं तो फिर ये सिलेक्शन होगी, इलेक्शन तो नहीं होगी। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरीके का अगर रवैया अख्तियार किया गया तो ये जमहूरियत के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि जमहूरियत इससे डिक्लाइन में जाएगी। तो सादा सी बात है, इसमें कोई अंग्रेजी तो है नहीं। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं। तो मतलब इदारों को ये कहना कि आ जाएं, इदारे मुल्क के ही होते हैं, जो अभी आपने बात की, हर इदारे का अपना काम नहीं होता सर, हर इदारे को अपना काम करने देना चाहिए ना। किसी और इदारे से कहेंगे कि मैं आपको कहूं कि आज आके आप मेरा प्रोग्राम होस्ट कर दें, तो बनती नहीं ना बात सर। देखे, मैंने को कहा कि बिल्कुल ये पाकिस्तान के इदारे हैं ना, मैंने बता दिया कि पाकिस्तान के इदारों का ये फर्ज है कि वो रियासत पाकिस्तान को इकट्ठा रखें, तमाम फेडरेशन को इकट्ठा रखें, तमाम फेडरेशन की इकाइयों को इकट्ठा रखें, तमाम फेडरेशन में बसने वाले तमाम लोग या पॉलिटिकल पार्टीज, उनके दरमियान अगर कोई इश्यूज आता है तो उनका हक है कि उसमें आर्बिट्रेशन का किरदार अदा करें, फरीक की हैसियत से नहीं सर, ऐसा नहीं है। तमाम वो लोगों के लिए बराबरी की हैसियत से। मैं शैला से ये सवाल पूछ लेती हूँ। शैला, वो कहते हैं जी कि अदलिया को अगर कहा या किसी इदारे को कहा तो उसमें क्या खराबी है? मुल्क के इदारे हैं, मुल्क के इदारों का काम है कि अगर कहीं पे इख्तिलाफ हो, कंट्रोवर्सी हो, तो वो आगे बढ़ें और उसको सुलझाएं। खान साहब ने ये बात अभी भी कही है कि जिन लोगों ने चेंज करवाई उन्होंने सबक नहीं सीखा, वो अभी भी अगर इलेक्शन करवा दें तो उनकी गलती सुधर सकती है। फिर ये भी कहा कि अदलिया की तरफ पूरी कौम देख रही है कि वो आगे बढ़े और इंतखाब करवा दें। बात यह है कि मैंने कभी भी खान साहब को सियासतदान नहीं समझा।
उनकी बाकायदा एक प्लानिंग करके उन्हें लाया गया, जिसका इजहार जो है एक जर्नल साहब जो हैं कर चुके हैं, और वो वीडियो वायरल भी हुई थी कि हम इन्हें ज़हीरुल इस्लाम साहब की कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए। बाकायदा एक प्लानिंग की गई, कभी उसमें एहतशाम ज़मीर थे, कभी उसमें परवेज़ मुशर्रफ थे जिनसे डील नहीं हो सकी, फिर उसमें जनरल पाशा, और फिर उसके बाद सब ने कहा कि अब हम न्यूट्रल हो रहे हैं। तो इनको बाकायदा एक प्लान करके लाया गया। इन्होंने उससे पढ़ने की कोशिश नहीं की। आईन पाकिस्तान यही है कि हर इदारे का एक काम तफवीज़ किया गया है और उसको हर अपने दायरे में रह के काम करना है। जब जब इदारों ने अपने डोमेन क्रॉस किया, अपने मदार से निकले और दूसरी जगह गए, हमने जद्दोजहद की और पाकिस्तान जो है वो पीछे की तरफ गया। तो ये सीख लेते तो आज ये वाले जुमले ना कहते, तो ना ही इनके किसी लोगों ने अपनी पॉलिटिकल ट्रेनिंग की। सिर्फ इनकी एक ही बात थी, मुखालिफ को जो है गंदी बातें कहो, उसके खिलाफ जो कुछ कर सकते हो करो, उसको पकड़ लो, बंद कर दो। तो ये सारा इनका एक तरीक़ाकार है। इसी तरह इनको बताया गया था कि हम सब आपके साथ हैं, आप ही ताकतवर हैं, बस आप ही जो करेंगे वो सही है, आप ही सबसे अच्छे, आप हैंडसम भी हैं और आप सब हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, और हर एक को अपना किरदार अदा करना है। खान साहब को अब ये जान लेना चाहिए कि ना तो अब वो किसी कॉल देकर किसी को बुला सकते हैं, अब वो सिर्फ हर्जा सराई कर रहे हैं कि जरदारी मुझे मारना चाहता है और दहशतगर्दों नहीं, लेकिन शैला साहब, इस सारे मसले से वे आउट या वे फॉरवर्ड क्या है? आप छोड़े, वे आउट या वे फॉरवर्ड क्या है वो देखें। अभी तो कोई अमल शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो इलेक्शन की डेट नहीं आई, वो पहले अदम एतमाद कर चुके। जी देखिए, खान साहब को ये यकीन होता जा रहा है कि पहले की तरह जिस तरह इदारे उनके साथ थे अब नहीं होंगे। तो वो मुखलिस अगर होते तो वो असेंबलियां ना तोड़ते, वो अगर सियासी होते तो वो असेंबली से रिज़ाइन ना करते। उनके पास पंजाब की हुकूमत थी, वो रिज़ाइन ना करते, केपी में वो रिज़ाइन ना करते। तो वो क्योंकि सियासी नहीं है, और एक सियासतदान की कमिटमेंट जो होती है वो अपने अवाम और अपने मुल्क से होती है। वो आप देख लें कि हमने उनके जो कमिटमेंट थी IMF से, हमने उसको पूरी करने के लिए जो है अपनी सियासत दाव पे लगाई है। बिल्कुल, ये तो कल वो हिना रबानी खैर साहिबा ने भी कहा कि मुश्किल मुआहिदों को हम ओन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है एज पाकिस्तान जो है वो हमें ओन करना पड़ेगा। मुझे ब्रेक से वापस आकर सना से सवाल पूछेंगे कि इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है और खान साहब की बार बार इस तरह की स्टेटमेंट्स देना कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, कोई इदारा आगे आके करा दे, कई असेंबलियों से जल्दी निकल जाने के फैसले पर आप फाइनली पछता तो नहीं रहे? क्योंकि कुछ खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस चीज़ को लेकर अब एक कंसर्न है। इस ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन एक खामोश लेकिन मोहलिक बीमारी है। बर वक्त तशखीस व जरिया डेक्सा स्कैन और आगाही से ही इसका इलाज मुमकिन है। डेक्सा स्कैन इस बीमारी की तशखीस के लिए एक आसान और मुख्तसर लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। मजबूत हड्डियां, भरपूर जिंदगी। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। तुम ख्वाब देखो, ताबीर हम दिखाएंगे, क्योंकि हमें है तुम पे यकीन। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत 18 से 45 साल के मर्द, खवातीन, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर्स के लिए कारोबार के आगाज और तौसी के लिए 75 लाख तक के सब्सिडाइज कर्जाजात, 5 लाख तक के लोन बगैर किसी मार्कअप। पहली बार ज़रई कारोबार भी स्कीम में शामिल। 25% कर्जाजात खवातीन के लिए मुख्तस। कर्ज की वापसी 8 साल की आसान इकसात में। कर्जे के हुसूल के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट www.pmyp.gov.pk पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन स्कीम। जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। आओ कर दिखाएं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सना मैंने सवाल छोड़ा था आपके लिए। ये मैं कुछ रिपोर्टर्स से, कुछ मीडिया के सीनियर लोगों से भी बात करी तो वो कहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि उन सर्कल्स के अंदर ना अब थोड़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है कि हम तो सब कुछ छोड़ के
खुद ही आ गए अपने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। तो आपको लगता है ये फीलिंग अब है? अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कुछ अर्से पहले खबर आई थी, आपने भी शायद देखी होगी, कि जब कोर कमेटी का इजलास हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें खान साहब से बड़ा क्लियरली मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो थे उन्होंने कहा था कि ये फैसला नहीं करना चाहिए, ये खुदकुशी होगा। और खान साहब ने कहा था कि जी मैं तो जा रहा हूँ ये करने, अगर किसी ने मेरे साथ चलना है तो चले, वरना दरवाजे खोलें, वो बाहर जा सकता है। कुछ एडवाइजर्स ने जो है गुमराह किया वो परवेज इलाही साहब को कॉल के, ये तो उन्होंने कहा जी पहले उठा लेते थे। आस्तीन के साथ बाकायदा उन्होंने पोर्ट्रे किया, लेकिन खैर मैं किसी की पर्सनल उसमें नहीं जाती, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, और मेरा ख्याल है असेंबलियां डिसॉल्व होने से एक दिन पहले, 1 घंटा पहले तक क्लियर थी कि ना पीटीआई चाहती है और ना ही परवेज इलाही साहब और काफ लीग चाहती थी। ये खान साहब का इनफरादी फैसला था। ठीक है, मुझे लगता है अभी इस वक्त जो डिबेट इन दिनों चल रही है कि जी खान साहब को मशवरा देने वालों ने मिसगाइड किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो एक सियासी लीडर होता है उसका जो कद काट होता है वो किसी की मशवरे के ऊपर चले। ऑब्वियसली ओपिनियंस हर जगह से मिलते हैं, लेकिन ये प्योरली डिसीजन खान साहब का अपना था। लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर हम इलेक्शन से पहले असेंबलियां डिसॉल्व कर लेते हैं तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आखिर क्या वजह है कि वो ये चीज़ समझ नहीं सके कि ना तो हुकूमत और ना ही इलेक्शन कमीशन उनके इख्तियार में है, और ये दोनों जो इदारे हैं ये किसी भी वक्त अपना जो ट्रम्प कार्ड है वो प्ले कर सकते हैं। और वही आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने अभी जो इलेक्शन कमीशन है उसने इलेक्शंस की जो डेट दी है, चंद नशिस्तों की जो 33 नशिस्तें मार्च की दी है, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग कौमी असेंबली की कुछ नशिस्तें हैं और सूबाई असेंबलियों की, उसके लिए वो अप्रैल में चले गए हैं। फिर उसके बाद हुकूमत ये कह रही है कि जी देखिए हमें तो डिजिटल सेंसस करवाने हैं, तो अगर हमें सूबाई असेंबलियों के हवाले से सूबों में करवाने पड़े तो हम इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स का देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये भी आज का एक स्टेटमेंट था कि कहा गया कि हो सकता है हम इस हवाले से कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट से हम मदद मांगे। तो इवेंचुअली क्या होगा कि आप इलेक्शन के लिए बार बार जाएंगे और उसके बाद हुकूमत अपील करेगी कि देखिए जी हमने डिजिटल सेंसस करवाने हैं, उसके लिए हमें टाइम चाहिए, और टाइम देने के लिए आप ये करें कि कुछ माह के लिए इसको पोस्टपोन कर दें। अगर मैं मोहसिन नकवी साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो डिजिटल सेंसस वाला मामला है ये एक इंतजामी इशू है, एक इंतजामी मामला है। जो इलेक्शन अब कराने का मामला है वो 30 अप्रैल को बिल्कुल है, लेकिन देखिए आइन में हमेशा गुंजाइश होती है, आइन में हमेशा गुंजाइश होती है और आइन सहूलत के हिसाब से कुछ उसमें तरमीम भी की जाती है। लेकिन अगर तो जस्टिफाइड रीजन है तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी अगर इस हवाले से कोई अपना अदना ओपिनियन दूं तो मैं कहूंगी कि डिजिटल सेंसस के बाद ही इलेक्शन होने चाहिए। अगर शफाफियत की बात करनी है और अगर वो उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी बात करनी है, ऑल रिप्रेजेंटेटिव होने की बात करनी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी था, वो ये कि अगर आपने 2 दिन पहले भी ये देखा हो तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो 2 सूबाई असेंबलियां हैं और जो चंद नशिस्तें हैं कौमी असेंबली की, इसके लिए हमें 47 अरब रुपए चाहिए, उसमें से 25 अरब फौरन चाहिए। और जी हुकूमत ने दिए कितने हैं? अभी तक सिर्फ 5 अरब रुपए दिए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कौमी खजाने में इस वक्त पैसा कितना है। अगर आपके पास कौमी खजाने में इलेक्शंस के लिए पैसा ही नहीं है तो फिर आप इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं? तो खान साहब को भी थोड़ा सा इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी पॉकेट में इस वक्त क्या है और आप किस सिचुएशन में। खान साहब ने जल्दबाजी में फैसला किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीटीआई और उनकी किसी भी इत्तेहादी जमात जो है उसका कंसेंसस इस पे था कि खान साहब को सपोर्ट इलेक्शन कराना। मैंने जो इस पे भी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो मैंने पहले भी सवाल किया कि मुतालबा करना तो ठीक है, किसी का भी आईनी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कानूनी राइट है, कोई इलीगल बात नहीं है उसके अंदर, लेकिन इदारों को कहना कि आ जाएं इलेक्शन करा दें, उन्होंने तो पहले मतलब आईएसआई को कहा एहतसाब कर दें लोगों का, आपको आके इनका एहतसाब करना चाहिए, नेप को भी वो चलाएं, वो भी चलाएं। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो फौज के सरबरा का नाम लेके कहा जी हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। फिर अब वो अदलिया को कहते हैं कि आप न्यूट्रल भी रहें, न्यूट्रल के बाद। बिल्कुल देखिए, अच्छा इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियो नहीं है। हम पहली दफा शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख रहे हैं कि कोई सियासतदान कह रहा है कि आए, वरना सियासतदान कहते हैं जाएं। देखिए मैं अब इसमें एक कमेंट जरूर करूंगी कि जो केयर टेकर सेटअप है, मैंने कहीं कुछ रोज पहले ये पढ़ा कि जी केयर टेकर सेटअप पाकिस्तान के अलावा शायद ही कोई और मुल्क है जहां पर आता हो। वहां एक गवर्नमेंट होती है और ट्रांजिशन होता है दूसरी गवर्नमेंट में। तो इसका मतलब ये है कि ना हमें पिछले सिस्टम के ऊपर यकीन होता है, ना आने वाले सिस्टम का हमें पता होता है। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार होते हैं, बिल्कुल बाइख्तियार होता है। लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे में देखा, खुद खान साहब भी कहते रहे, खुद हमें खबरें भी मिलती नहीं कि जी इलेक्शन कमीशन को कहा जाता रहा कि जी खान साहब के हक में फैसले करवाए जाए जब खान साहब की हुकूमत थी। तो अब सिर्फ देखना यह है कि क्या खान साहब को जो पुरानी आदतें हैं वही कंटिन्यूड है। खान साहब की एक्चुअली जो तरबियत थी, जो ट्रेनिंग थी, वो इस अंदाज में की गई थी कि उनको हर चीज करवा के दी जाती थी। तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड्स उसी तरह थी। लेकिन अब जो न्यूट्रलिटी की बात की है तो मुझे नहीं लगता कि इदारे उनकी इस अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश जरूर करेंगे। और अगर वो कोशिश कामयाब नहीं होती तो मेरा ख्याल है फिर वो बैशिंग वाली जो लाइन है वो उसी तरफ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अतातार साहब मौजूद है सर हमारे साथ? बिल्कुल। अच्छा सर, ये बहुत सारी यहाँ पे बातें हुई, लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर, बिकॉज सायरा आप खुद भी इस वक्त पार्टी के सीनियर लोगों में शुमार होते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने जितनी इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, आपको नहीं लगता कि बीइंग इन गवर्नमेंट आप लोगों को थोड़ा सा
मैं क्या कहूँ, बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। राणा साहब ने ये कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा तो कोई नहीं है, लेकिन जैसी बातें वो कर रहे हैं लगता है कर ही लेना चाहिए गिरफ्तार। आपको नहीं लगता कि इस तरह की स्टेटमेंट्स इन द वेक ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, इससे मजीद सियासी टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, एजिटेशन ज्यादा होगी जो वो मुखालिफ जमात है आपकी उसकी तरफ से? देखिए, शुक्र है उन्होंने बंद करके ये नहीं कहा कि मैं इसका एसी उतार दूंगा, या बंद करके ये नहीं कहा कि मैं घर का खाना बंद कर दूंगा या हथियार बंद कर दूंगा। देखिए, हमने तो बहुत कुछ भुगता है इस मुल्क की मोहब्बत में, और एज ए नेशनल सर्विस कि किसी पे ड्रग्स डाल दो, किसी को 22 माह बंद कर दो, किसी को 1.5 साल के लिए बंद कर दो, तो ये पॉलिटिकल विम्स एंड विशेस पे होता था। और इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब एक हुआ करते थे किसी जमाने में, मुशीर साहब, वो बाकायदा जेलों को भी वो चलाते थे। तो हमने तो बड़ा कुछ भुगता है इन पे। देखें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन दूर दूर तक नहीं है। अगर होती तो तोशा खाना में ये गिरफ्तार हो चुके होते। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है ना, कि एक इंक्वायरी है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद एविडेंस है, और फिर उसके बाद केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। सेम विद फॉरेन फंडिंग, बहुत इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, पर चीजें चल रही हैं। उन्होंने अपनी पेस पे चलना है, कानून के मुताबिक चलना है, और एक सर्टेन रूल्स के तहत चलना है। कभी भी प्राइम मिनिस्टर का, मैं आपको गारंटी करता हूँ, ये किसी को बुला के नहीं कहते कि इसको जेल में बंद कर दो। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो नहीं हो रही आपके दौर में। अच्छा, मैं इस पे भी आपसे राय लेना चाह रही हूँ, बल्कि चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को कि इस वक्त आप लोग विद इन द पार्टी क्या फील कर रहे हैं, आप लोगों की इस वक्त क्या तैयारी है? मरियम नवाज साहिबा की वापसी जो है वो हो रही है, और वो ऑफ कोर्स बाई इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन जो है वो उसी के पस मंजर में उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो आप समझते हैं कि पार्टी जो वो कहा जा रहा है कि वो री इन्विगरेट करने आ रही है पार्टी को, तो उस तरह का कोई माहौल इस वक्त है आप लोगों के यहाँ? जी बिल्कुल, देखिए, ये पार्टी बिल्कुल आप समझे कि एक तरह से रिवाइव होगी, और वो जैसे ही आएगी, क्योंकि वो इस दफा आ रही हैं बतौर सीनियर नायब सदर के, बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर के, और वो जैसे ही आएंगी आके वो दौरे भी करेंगी, पार्टी को रीऑर्गेनाइज भी करेंगी, और पार्टी के हवाले से वो अपना एक लाहे अमल का भी ऐलान करेंगी, और ऑब्वियसली रीऑर्गेनाइजेशन भी होगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारी इलेक्शन कैंपेन का किक ऑफ है या स्टार्ट है, और ग्रास रूट लेवल तक तैयारी है कि वो आएंगी तो आके कुछ फैसले भी करेंगी और लोगों को गैल्वनाइज और मोबिलाइज भी करेंगी। तो हम समझते हैं कि हमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल बूस्ट मिलेगा। और जो अभी एक पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि पॉलिटिक्स और गवर्नेंस साथ साथ है, खान साहब गवर्नेंस